अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड न्यूटन। आज की वीडियो में हम 12th क्लास फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 12 मेंशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड जो है वो निकला है इलेक्ट्रो और स्टैटिक से। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन से आया है और स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट, यानी कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी डेफिनेशन में भी मैंने इसी तरह मेंशन किया है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। आगे जो डेफिनेशन का पोर्शन है वो है एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी कि जो चार्जेस रेस्ट पे हैं उनकी स्टडी और उन चार्जेस का आपस में क्या रिलेशन है या आपस में क्या इंटरेक्शन है, उसकी इसकी स्टडी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने 3 मेजर चीज़ें मेंशन कर दी हैं जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फर्स्ट पे है स्टेशनरी चार्जेस, यानी कि चार्जेस ऐसे हों जो रेस्ट पे हों। रेस्ट चार्जेस एट रेस्ट जो स्टडी है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं, जो कि पहले ही मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। उसके बाद है स्लो मूविंग चार्जेस। अब स्लो मूविंग चार्जेस का ये मतलब है कि ऐसे चार्जेस जो बहुत स्लो मूव कर रहे हो, यानी इतनी स्लो मोशन हो कि उसको हम निगलेक्ट कर सकें और निगलेक्ट करके हम उन्हें एज आ स्टेशनरी चार्जेस ही लें। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट दे प्रोड्यूस, और वो चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करते हैं उसकी फील्ड की स्टडी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है, छोटी क्लासेस के अंदर भी और 10th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ी है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हमें पता ही है, जो लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। अब यहाँ पे जो मैंने चार्जेस का वर्ड लिखा है, चार्जेस वो वाले चार्जेस जो एट रेस्ट है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट या फिर स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो जहां भी चार्जेस का वर्ड इस पूरे चैप्टर में आएगा उसका मतलब है वो चार्जेस जो रेस्ट पे हैं, जो स्टेशनरी चार्जेस हैं। चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड जो यहाँ पे लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड का वर्ड नहीं यूज हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड यूज हुआ है। इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की। तो ये जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इसकी रीजन ये है क्योंकि ये रेस्ट पे होते हैं, और जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप एमसीक्यूज के लिए जहन में रखिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स पोजेस नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन पोजेस पॉजिटिव चार्ज। ये बात हमें पहले से ही पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे जो चार्ज होता है उसे हम एज अ नेगेटिव कंसीडर करते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इतना सही है, इसे इसकी 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कूलम्स लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं, वो देख लेते हैं। इसकी एक तो लिमिटेशन है कि पॉइंट चार्जेस के ऊपर ये लॉ है पड़ा हमारा, और दूसरा ये है कि स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, यानी कि जो हमारे चार्जेस है जिन चार्जेस की हम स्टडी करेंगे आगे कूलम लॉ के अंदर, ज़रूरी है कि एक तो वो पॉइंट चार्जेस हों और दूसरा वो स्टेशनरी हों। और इस बात का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वो तो लाजमी सी बात है कि कोई भी टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा उसमें चार्जेस स्टेशनरी होंगे। अब पॉइंट चार्जेस का यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस को हम कहते हैं जो एक दूसरे के हिसाब से उनका जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा हो कि उनके साइज से वो ज़्यादा हो, यानी कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, ये चार्जेस का जो साइज है इन दोनों का वो छोटा है इनके डिस्टेंस के मुकाबले में। तो ऐसे चार्जेस जिनका एक दूसरे के हिसाब से जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से ज़्यादा हो तो हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहते हैं। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है हमारे पास वो फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर जिनका नाम था चार्ल्स कूलम, उन्होंने दिया था 1784 एडी में। इसकी जो स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की वो नीचे मैंने मेंशन की है। अच्छा, इसकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट याद हो जाती है तो डेरिवेशन खुद ब खुद आ जाएगी, और ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिखी है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं
तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि उनके जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात का ये मतलब है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी उन दोनों का जो मिला के मैग्नीट्यूड है वो जितना ज्यादा होगा, यानी चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ये होता है कि अगर हम चार्ज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चार्ज 2 कूलम का होता है, कोई 3 का, कोई 4 का, जितना जितना हमारे पास ये नंबर में बढ़ता जाता है उतना उतना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होता है। तो यानी अगर हम उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लें और वो हमारे पास जितना जितना बढ़ेगा उतनी उन दोनों की एक दूसरे पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा डेफिनेशन या स्टेटमेंट का जो हिस्सा है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ना सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बल्कि उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस आर का हमारे पास स्क्वायर है फार्मूले के अंदर। अब इस स्क्वायर से ये जाहिर होता है कि यानी जितना हम इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही 4 टाइम्स फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ना सिर्फ डिक्रीज होगी बल्कि उस स्क्वायर की वजह से 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसकी स्टेटमेंट है और ये आगे डेरिवेशन में आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह ये बहुत ज्यादा डेरिवेशन से रिलेट करती है। अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जो स्टेटमेंट है वो डेरिवेशन के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करती है। स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो इक्वेशन के हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मेंशन है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और जो हमारी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है वो सेकंड इक्वेशन के अंदर मेंशन है। अब अगर आप डेफिनेशन को स्टेटमेंट को रिवाइज करें तो उसमें हमने पढ़ा था द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो हमने पढ़ा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि ये दोनों उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। उसके बाद हम डायग्राम को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायग्राम के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ए और बी। पहले पार्ट के अंदर हम लोगों का जो फोर्स है वो Q1 से Q2 की तरफ एग्जर्ट हो रही है और सेकंड पार्ट में अपोजिट केस है। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट की बात करें तो Q1 Q2 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इस बात का हमें कैसे पता चला? अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैंने फोर्स लिखी है उसके साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है F21। अब F21 लिखने का मकसद ये है कि जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो हम इसे F21 लिखेंगे। जिस पर फोर्स लग रही होती है उस चार्ज के नंबर को पहले मेंशन करना होता है और जो चार्ज लगा रहा होता है उसके नंबर को बाद में मेंशन करना होता है। अब F21 हमें ये बता रहा है कि Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है और Q1 लगा रहा है। और इसी तरह अगर हम बी पार्ट के अंदर देखें तो Q1 पे फोर्स लग रही है, Q2 लगा रहे हैं। अब इस बात का कैसे पता चला? तो इस बात का भी उसी तरह हमें इस सबस्क्रिप्ट वाले न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चला कि F12 हमें ये बता रहा है Q1 पे फोर्स लग रही है और Q2 लगा रहा है। आर यहाँ पे इनके डिस्टेंसेस हैं और ये डायग्राम की बात होगी। उसके बाद हम अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमने सिंपली फर्स्ट टू इक्वेशन को कंबाइन किया हुआ है। हम लोगों को पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सैम्बल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर कूलम ने जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है वो के है, तो हमने जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है उसमें सिंपली बस प्रोपोर्शनैलिटी का सैम्बल हटा के के लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये इलेक्ट्रिक वर्ड के बारे में मैंने शुरू में एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम लोग क्योंकि स्टडी कर रहे हैं स्टेशनरी चार्जेस की, और स्टेशनरी चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं या फिर उन्हें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं, इसलिए इस कांस्टेंट को भी हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो वैल्यू है ये सिर्फ फ्री स्पेस के लिए, असल में जो k है वो अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर फ्री स्पेस के लिए हम ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर किसी मीडियम के साथ हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिफरेंस होगी। इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये जो k की वैल्यू है ये फ्री स्पेस के लिए, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है ये भी हमें बता रहा है कि ये फ्री स्पेस है। ये जो नोट का निशान है ये फ्री स्पेस को प्रेजेंट करता है। k की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपने याद कर लेनी है क्योंकि आगे जो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ये बार बार यूज होती है, और वैसे भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपने इसकी याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने जो पहले फार्मूला के का पीछे पढ़ा है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एक तो ये बात नोट कर लें कि ये वर्ड जो है ये एप्सिलॉन है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है।
अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं परमिटिविटी को। इससे पहले के की डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब के जो है हमारा वो मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो मैंने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये चेंज होता रहता है। अब पहला पॉइंट यहाँ पे है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम पे इस तरह से डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे हमने जो केस डिस्कस किया कूलम्स लॉ का, वो फ्री स्पेस को लेते हुए डिस्कस किया, यानी कि हमारे जो दो चार्जेस थे उनके उनके दरमियान फ्री स्पेस थी, और इस चीज को कंसीडर करते हुए हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। अब अगर उन इस चीज को डिस्कस करें तब हमारी के की वैल्यू ये है। लेकिन अगर हमारा मीडियम चेंज हो जाता है, यानी कि अगर हम अपने फ्री स्पेस के बजाय उस मीडियम को वैक्यूम बना लेते हैं, या फिर अगर हम इसके अंदर कोई और मटेरियल रख देते हैं, कोई और मीडियम ऐड कर देते हैं, तो इससे के की वैल्यू जो है हमारी वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जो ये वाला के का फार्मूला है ये चेंज होगा। अब ये इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ये कांस्टेंट है के, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। लेकिन जो के का फार्मूला है वो मीडियम के साथ चेंज होता है। तो एक तो वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, और दूसरा वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अब हमें पता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे उनमें जो एक बहुत मशहूर यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एसआई सिस्टम यूनिट है। जब हम फ्री स्पेस की बात कर रहे होते हैं तब एसआई को कंसीडर कर रहे होते हैं, और नेचर ऑफ मीडियम जो है उसमें वो फ्री स्पेस होता है। जब ये दोनों कंडीशन हो, फ्री स्पेस हो और एसआई यूनिट हो, तब के की वैल्यू ये होगी। और जिस तरह से सिस्टम यूनिट चेंज होगा या फिर नेचर ऑफ मीडियम चेंज होगा, तो के की वैल्यू भी उसी तरह चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हम परमिटिविटी को देख लेते हैं। जहाँ जो हमने वर्ड परमिटिविटी यूज किया उसको समझ लेते हैं। परमिटिविटी की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की ये एबिलिटी कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। या फिर दूसरे वर्डिंग में इसकी दूसरी डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी दैट मेजर अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों ही एक बात है, किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, या फिर किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है, यानी कितना वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर नहीं प्रोड्यूस होने दे रहा। ये जो एबिलिटी है, ये जो उसकी एबिलिटी है, ये फिर एनर्जी स्टोर होने की एबिलिटी है, ये परमिटिविटी है। और जो फ्री स्पेस है इसकी सबसे ज़्यादा कम परमिटिविटी होती है। इसकी जो फ्री स्पेस की जो जैसे एप्सिलॉन नॉट यहाँ मेंशन है, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, इसकी सबसे कम वैल्यू होती है। यानी ये बहुत कम, सब मीडियम में से सबसे कम एनर्जी को स्टोर करता है, ये ज़्यादा अपोज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैंने न्यूमेरिकली लिख दी है, 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। ये जो वैल्यू है ये भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। उसी तरह से ये भी आगे के की वैल्यू की तरह ये भी आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ, जिसको हमने आज इस वीडियो में हाफ कवर किया है। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको बाकी टॉपिक बाकी टॉपिक बच गया वो भी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, कंसेप्ट सही लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। और अगर कोई किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि मैं इसको दोबारा से कवर कर लूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का ये टॉपिक जो कूलम लॉ है उसका पार्ट 1 यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। और बस यहीं तक टॉपिक है। थैंक यू।